एक अच्छे एग्जाम के एग्जाम सेटर्स कई बार हमारे साथ ब्लफ कर लेते हैं। वो हमारे नॉलेज का टेस्ट तो लेते ही हैं, साथ ही साथ हमारा कॉमन सेंस, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, इसका भी टेस्ट ले लेते हैं। ये क्वेश्चन, ये सिचुएशन उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। कैसे? चलिए, क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, सिनेरियो को देखेंगे, उस समय आपको समझ में आएगा कि ये IIT JEE एडवांस्ड का क्वेश्चन सेटर आपसे एग्जैक्टली क्या ब्लफ करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करें, इसीलिए वैसा कुछ डेटा इस सवाल में दिया हुआ है जो कि आपको एंटाइज करेगा कि आप उस प्रोसेस में, लेंथी प्रोसेस में चले जाएं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे सिनेरियोज़ को अगर आप ठहराव के साथ देखते हैं और सीख जाते हैं, तो फिर आगे चल के जब आप इस तरह के एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे तो आपका ढेर सारा समय भी बच सकता है, या बचेगा ही डेफिनेटली। मैं तो कहूँगा आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए हमेशा की तरह, और पढ़ने के बाद इसके डिफ़िकल्टी के अनुसार इसे रेट कीजिए। आप एडवांस्ड के जो भी आपका छवि है एडवांस्ड का, उसके अनुसार आप इसे रेट कीजिए। 1 से लेकर 5 तक रेट कीजिए। 5 इज़ वेरी डिफिकल्ट, 4 इज़ डिफिकल्ट, 3 इज़ मॉडरेट, 2 इज़ ईजी एंड 1 इज़ वेरी ईजी। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। अगर सॉल्व भी करना हो तो ज़रूर से सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है एक ब्लॉक है जिसका कि वेट है 100 न्यूटन। ये वो ब्लॉक है, ये 100 न्यूटन का फोर्स जो है ये नीचे की तरफ अप्लाई कर रहा है ड्यू टू इट्स ओन वेट। अब यहाँ पर एक कॉपर वायर है, दिस इज द कॉपर वायर। यहाँ से ये फिक्स्ड है और यहाँ से ये बंधा हुआ है, और ये है स्टील वायर। ठीक है, कॉपर वायर और स्टील वायर दोनों इस लोड को लिया हुआ है, लोड को सपोर्ट कर रहा है। दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है विच इज 0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइन। लेंथ दिया हुआ है √3 इतना मीटर, और 1 मीटर दोनों का लेंथ दिया हुआ है। अब उनके दोनों एंड जो है ये फिक्स्ड है सीलिंग में, जैसे कि फिगर में दिख रहा है। द एंगल सबटेंडेड बाय कॉपर एंड स्टील वायर 30 डिग्रीज, 30 डिग्री एंड 60 डिग्रीज। इफ एलोंगेशन इन कॉपर वायर इज ΔLC, ठीक है, ΔL सब C, ये इसमें एलोंगेशन होगा। एलोंगेशन क्यों होगा? क्योंकि फोर्स अगर नीचे की तरफ पड़ेगा तो इसमें भी खिंचाव होगा और इसमें भी खिंचाव होगा, तो इसमें थोड़ा एलोंगेशन होगा, इसमें थोड़ा एलोंगेशन होगा। इसमें जो एलोंगेशन होगा दैट एलोंगेशन इज ΔL सब C, और इसमें जो एलोंगेशन होगा दैट इज ΔL सब S। C स्टैंड्स फॉर कॉपर, S स्टैंड्स फॉर स्टील। दोनों का रेशियो जो है, ये रेशियो हमें पता करना है। मतलब एक्सपेंशन जो हो रहा है दोनों में, कॉपर में एक्सपेंशन और स्टील वायर में एक्सपेंशन जो है, इन दोनों का रेशियो पता करना है। और दोनों का यंग्स मॉड्यूलस दोनों का दिया हुआ है। फाइन। अगर गौर से देखें तो इसका जो यंग्स मॉड्यूलस है, यंग्स मॉड्यूलस फॉर कॉपर और यंग्स मॉड्यूलस फॉर स्टील, अगर कंपेयर करें तो इसका यंग्स मॉड्यूलस दुगना है इससे। ओके। इंटरेस्टिंगली ऐसे सिनेरियोज में जब आप देखेंगे दिस ΔC एंड दिस ΔS, दोनों तो सेम टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है। यानी इसके कैलकुलेशन में जो आइटम्स, जो वैल्यूज हम यूज करेंगे, जिस तरह का फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करेंगे, इसके कैलकुलेशन में उसी तरह का फिजिकल क्वांटिटीज यूज होगा। अब उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज में बहुत सारे कांस्टेंट्स होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, या कांस्टेंट होगा या फिर सेम होगा। आप देख सकते हैं कि दोनों के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। अब अगर यंग्स मॉड्यूलस आप देखते हैं तो इसका ये दुगना है, तो रेशियो हम आसानी से पता कर सकते हैं, या तो 2 आएगा या 1/2 आएगा। और इसी तरह से आप बहुत सारी चीज़ें पाएंगे जो कि मैचिंग होगा, जिसका रेशियो हम बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल हम कैलकुलेट करने जाएं, जैसे कि यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू लेकर, कॉपर वायर का यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू लेकर, और सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करने के बाद इसे अगर हम एक्सपैंड करवाने की कोशिश करें, जो कि ये चाहता है, क्वेश्चन ऐसा चाहता है, आई डोंट थिंक कि एडवांस्ड अपीयर करने वाले स्टूडेंट को इस तरह से ब्लफ किया जा सकता है। बिकॉज JEE मेन में 95-96 परसेंटाइल के लड़कों को, या समटाइम्स 94-92 भी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, उन लड़कों को इससे ब्लफ किया जा सकता है? आई डोंट थिंक सो। तो यहाँ पर आप देखें, मैं थोड़ा भटक गया। हाँ, यहाँ पर देखें, हाँ,
क्या कह रहा था मैं? हाँ, अगर आप यंग्स मॉड्यूलस लेते हैं और उससे आप इसके एक्सपेंशन को और इसके एक्सपेंशन को कैलकुलेट करते हैं तो ढेर सारे डेटा के साथ आपको डील करना होगा। लेकिन अब अगर आप कैलकुलेट नहीं करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं वेरिएबल के तौर पे, सिंबल्स के तौर पे, अंततः कट जाएगा, बिकॉज रेशियो इज देयर। हमेशा दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर रहे, भले ही वो टर्म्स अलग अलग हो या फिर कहें वो अलग अलग चीज़ें हों, अलग अलग वस्तुओं के साथ एसोसिएटेड हो, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है, तो बहुत सारी चीज़ें कटने की चांसेस है। तो चलिए इसे हम लोग अप्रोच करते हैं। कैसे अप्रोच किया जा सकता है? इसे अप्रोच करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक चीज़ देखें कि अगर मैं यंग्स मॉड्यूलस को ही कंसीडर करता हूँ, यंग्स मॉड्यूलस फॉर स्टील अगर मैं इसे कंसीडर करता हूँ, फिर यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर इसे अगर मैं कंसीडर करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? अल्टीमेटली यंग्स मॉड्यूलस को तो यूज़ करना ही होगा। एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि क्या हमें पता करना है ना, शॉर्टेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए। तो यंग्स मॉड्यूलस अगर मैं लिखता हूँ स्टील का, तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील, जो भी यहाँ पर प्रेशर बनेगा या मुझे कहना चाहिए स्ट्रेस बनेगा, तो स्ट्रेस जो बनेगा, जो फोर्स यहाँ पर बनेगा, फोर्स कितना होगा इसके लिए इसे हम थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर लेट से एक टेंशन बनेगा, वही टेंशन इसे खींचे रखेगा, यहाँ पर भी टेंशन बनेगा और इस वायर में भी टेंशन बनेगा। लेट से दिस टेंशन इज टी सब एस एंड दिस टेंशन इज टी सब सी। ठीक है, वो बाद में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो गया इसका टेंशन, और वही फोर्स इस पे लग रहा है, वही फोर्स यहाँ पर लग रहा है। सो टी एस डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो मैं इसे नीचे लिख रहा हूं यहां पर, किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया? इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये हो गया इस वायर पे पड़ा हुआ स्ट्रेस, डिवाइडेड बाय इसमें जो स्ट्रेन बना, स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। सो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल एस, वही तो है चेंज इन लेंथ इन स्टील वायर, डिवाइडेड बाय इसका ओरिजिनल लेंथ दिया तो हुआ है 1 मीटर। अगर हम इसे हटा भी देते हैं, इसे अगर हम यूज ना भी करते हैं, बड़े आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर 60-30, तो यहाँ पर 90 डिग्री टेंजेंट का रिलेशन बनेगा। हम कह सकते हैं दिस इज 30 डिग्री, तो ये ऑपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड, टेंजेंट रिलेशन बनेगा। सो टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री 1 डिवाइडेड बाय √3, तो ये रेशियो 1:√3 का ही हमेशा होगा। तो आप इसे L और इसे √3L मान सकते हैं। अगर ये डेटा नहीं दिया हुआ रहता तो आपको एक हिंट मिल जाता कि हमें पूरी तरह से कैलकुलेट नहीं करना दोनों चीज़ें को इंडिविजुअली, तो शायद इसीलिए दिया हुआ है, वरना देने की दरकार ही नहीं थी। सो चलिए मैं इसे L कह देता हूँ, ताकि आपको भी ये लगे कि इसकी ज़रूरत है नहीं इस डेटा की, और ये √3L बन जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पर कहेंगे LS कर देता हूँ मैं, दिस इज LS एंड दिस इज LC इज इक्वल टू LS इज इक्वल टू L, LS इज इक्वल टू L एंड LC इज इक्वल टू √3L एंड दिस डिवाइडेड बाय LS एंड LS इज इक्वल टू L। ठीक है, ये यंग्स मॉड्यूलस फॉर स्टील हो गया। हमें अल्टीमेटली इस चीज को ले आना है। एंड यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर, सिमिलरली यहां पर जो टेंशन है दैट टेंशन इज TC, वही फोर्स इस पे लगेगा, इस वायर पे वही सेम फोर्स लग रहा है, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है दोनों के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमें वैल्यू चाहिए ही नहीं, वैल्यू की दरकार ही नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली जब आप इसे, चलिए मैं थोड़ा लिख लेता हूं, ये तो स्ट्रेस हो गया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, सो चेंज इन लेंथ इन कॉपर वायर डिवाइडेड बाय कॉपर वायर का असली लेंथ जो है, ओरिजिनल लेंथ, विच इज √3L। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए होगा LC, डेल्टा LC डिवाइडेड बाय डेल्टा LS। अगर ये है तो मैं डेल्टा LC डिवाइडेड बाय डेल्टा LS, अगर ऐसी बात है तो इसके लिए अगर मैं लिख लेता हूं सारी चीज़ों को, तो ये इधर गया, यंग्स मॉड्यूलस यहाँ आया, सो दैट इज TC, मैं इसे लिख रहा हूँ डेल्टा LC को, TC इंटू √3L, फाइन, एंड डिवाइडेड बाय ये इधर डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब मैं इसे लिख रहा हूँ डिनोमिनेटर वाला टर्म को, सो डिनोमिनेटर वाला टर्म
ये एल डेल्टा एल एस यहाँ गया, ये इधर आया। डिनोमिनेटर में लिखना है, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। सो टी एस इंटू एल, और यहाँ से ए इंटू वाई यंग्स मॉड्यूलस वाई सब एस। इंटरेस्टिंगली आप यहीं से कुछ चीज़ें पाएंगे कि ये L जो है ये L कैंसिल हो जाएगा, पहली बात। अब और चीज़ क्या देखें, LC और LS के बीच का भी रिलेशन हम यहीं से डायरेक्टली पता कर सकते हैं। LS इज ट्वाइस ऑफ LC, LS इज ट्वाइस ऑफ माफ कीजिएगा YS इज ट्वाइस ऑफ YC, सो YS इज ट्वाइस ऑफ YC, दैट मीन ये भी कटा और ये A और A कट गया। हमें क्या पता करना है, हमें करना क्या होगा फिर, यहाँ से अगर आप देखें TC डिवाइडेड बाई TS, यही चाहिए होगा, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। और यहाँ से 2√3 और तो कुछ बचा नहीं है, इंटू 2√3। अभी आप TC और TS को अगर पता करते हैं, मतलब TC और TS का एग्जैक्ट वैल्यू भी हमें नहीं चाहिए, हमें उसका रेशियो चाहिए। तो यहाँ पर सिनेरियो को अगर आप देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि एक फोर्स यहाँ से नीचे की तरफ लग रहा है, जो ऑब्वियसली यहीं से लगेगा। दैट फोर्स, वो फोर्स गिवन है, आपको शायद याद होगा, वो फोर्स गिवन है 100 न्यूटन ना, 100 न्यूटन का वेट। सो दैट फोर्स, मैं बेकार लिख रहा हूं, ये ज़रूरत नहीं है इसकी, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं कि कहाँ हम लोग चले जा सकते थे, क्या हमसे करवाया जाता और क्या करने की दरकार है नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए दैट 100 न्यूटन, ये TS जो है इसका ये वाला कंपोनेंट और TC का भी ये वाला कंपोनेंट, वो दोनों मिलके 100 न्यूटन को सपोर्ट करेगा। और एक बात ये कि यहाँ से अगर देखें उसका ये कंपोनेंट जो है, ये TS का वर्टिकल कंपोनेंट, TC का वर्टिकल कंपोनेंट, ये दोनों मिलके 100 न्यूटन को सपोर्ट करेगा। TS का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड TC का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल होगा। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, दिस एंगल इज 30 डिग्रीज। तो ये जो है ये कंपोनेंट TS का ये कंपोनेंट कोसाइन कंपोनेंट बनेगा, कोसाइन ऑफ 60। सो ये बन गया TS कोसाइन ऑफ 60 डिग्रीज, और ये कंपोनेंट जो हो जाएगा TC का TC कोसाइन ऑफ 30 डिग्रीज। ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर है, यानी एक दूसरे का जो रिलेशन होगा TS ओवर TC या फिर TC ओवर TS, जो भी हमें चाहिए होगा वो बड़े आसानी से हम पता कर सकते हैं। सो यहाँ से TC ओवर TS हमें चाहिए, सो TC ओवर TS, ये दोनों चूंकि एक दूसरे के साथ बराबर है, TC ओवर TS, तो कोसाइन ऑफ 60 डिग्रीज डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ 30 डिग्रीज, कोसाइन ऑफ 30 डिग्रीज। सो कोसाइन ऑफ 60 डिग्रीज इज 1/√2, 1/2 and cosine of 30 degrees is √3/2। ठीक है, दैट मीन इन दोनों का रेशियो जो होगा ये हो जाएगा 1/√3। सो ये बन गया 1/√3 इंटू 2√3। अगर हम यहाँ पर थोड़ा गौर करते, अगर हम शुरू से सारा कैलकुलेशन करते तो हम क्या करते, इन दोनों का रेशियो निकालने के बाद हम क्या करते हैं, ये भी देख लेते हैं, TS का ये कंपोनेंट TC का ये कंपोनेंट, दोनों को जोड़ते 100 न्यूटन के साथ कैलकुलेट करते, फिर TS TC का इंडिविजुअल वैल्यू पता करते, इस रिलेशन को भी यूज़ करते हुए, फिर हम यहाँ से इसमें कितना स्ट्रेन होगा या फिर एलोंगेशन कितना होगा वो पता करते, इसमें कितना एलोंगेशन होता वो पता करते, बहुत लेंथी हो जाता। और चूँकि इस तरह के चैप्टर्स में हमें कुछ ऐसे डेटा के साथ डील करना पड़ता है, बहुत सारे छोटे और बहुत बड़े, जैसे कि ये बहुत छोटा होगा, ये बहुत बड़ा वैल्यू होगा, तो बहुत सारे हमें कॉम्प्लिकेटेड डेटा के साथ डील करना पड़ता है, जिसमें कि एरर की गुंजाइश रहती है। आप जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतना एरर की गुंजाइश रहेगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल लॉजिकली सोचते हैं, धीमे धीमे, मतलब
थोड़ा सा ठहराव के साथ सोचते हैं तो कॉमन सेंस से आप इसे थोड़ा रिलेटिवली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो सोल्यूशन आपने कर लिया या फिर आपने देख लिया, इसके बाद आपको क्या लगता है कि इसका रेटिंग क्या होना चाहिए, प्रॉपर रेटिंग इसका क्या होना चाहिए? रेट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगता है और आगे के लिए इसका एक कारण भी है, आगे हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। तो अब आगे हम लोग आगे के वीडियोज़ में बात करेंगे, कुछ दूसरे प्रॉब्लम के साथ हम लोग डील करेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर फिर पिन्ड कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहीं भी जाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। जल्द मिलते हैं।